एक बड़ी खबर हमें मिल रही है, उसके लिए सीधे लिए चलते हैं स्नेहलता के पास। जी आस्था, प्रतापगढ़ की बात कर लें। मतदान स्थल पर हलचल बढ़ती देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि वोटिंग करने के लिए एक साथ सपा के तमाम कार्यकर्ता 40 सदस्य पहुंचे हैं। 40 सदस्यों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है प्रतापगढ़ में। मतदान स्थल पर हलचल बढ़ी है तो एक साथ सपा के 40 सदस्य पहुंचे हैं वोटिंग के लिए और अब अचानक से जो हलचल है वो बढ़ गई है मतदान के लिए वोटिंग स्थल। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर आपने दी है स्नेहा। वोटिंग करने एक साथ 40 सदस्य पहुंचे हैं। सीधा रुख करेंगे मोहम्मद मोइन का। मोइन, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ 40 सदस्य वोटिंग करने पहुंचे हैं। सपा का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अपने सभी सदस्य साथ लाए प्रत्याशी। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ जिला पंचायत के कुल 84 सीटें हैं, 84 सदस्य हैं और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे प्रयागराज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मालती यादव, वो तकरीबन 40 लोगों के साथ वोट डालने पहुंची थी। हालांकि इनमें से 6 से 7 लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन 34 से 35 की संख्या ऐसी है जिनके साथ वोट डालने के लिए वो पहुंची हुई हैं। और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जब वोट मिलेंगे तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके लिए ये बेचैनी पैदा करने वाला है। हालांकि यहाँ पर जीत का आंकड़ा जो है वो 43 सदस्यों के समर्थन के बाद ही पूरा होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी यहाँ पर हैं, जो विधायक हैं, उनका ये दावा है कि ये पहला जत्था आया है, दूसरा जत्था कुछ देर के बाद आएगा। तो अगर इस दावे में हकीकत है, कुछ देर के बाद दूसरा जत्था आता है, तब ये जरूर कहा जा सकता है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। लेकिन अगर इसके बाद और सदस्य समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करने जा रही है। अभी बीजेपी के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर नहीं आए हैं, नजदीक की एक जगह पर एकजुट हो रहे हैं। बिल्कुल, तो वहां से प्रयागराज से विस्तार से आपने परिस्थिति बताई, वहां का समीकरण समझाया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हमें एटा से मिल रही है। एटा से ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। क्या है खबर स्नेहलता? आस्था, खबर यह है कि सपा प्रत्याशी का पुलिस पर आरोप लगाने का मामला सामने आ रहा है कि चुनाव के दौरान प्रशासन ने काफी नुकसान किया है, फिर भी 30 में से 27 सदस्य हमारे साथ हैं। जुगेंद्र यादव का कहना है, सपा प्रत्याशी रेखा यादव के पति हैं जुगेंद्र यादव, कहते हैं कि पुलिस की जोर आजमाइश के बाद भी हमारी दावेदारी तय है। एटा में पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग जारी है और इस बीच 30 में से 27 सदस्यों की दावेदारी जुगेंद्र यादव। और इस वक्त ताजा अपडेट के लिए रुक करेंगे नितिन उपाध्याय। एटा से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, जो यहां पर दावा किया जा रहा है 30 में से 27 सदस्यों का साथ है, कह रहे हैं जुगेंद्र यादव। देखिए, बिल्कुल देखिए 30 सदस्यीय जिला पंचायत की ये पूरी ये कहा जाए कार्यकारिणी है एटा की, और इसमें से अभी जुगेंद्र सिंह यादव जो 2 बार के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका ये दावा है, वो वोट करके निकले हैं कि 30 में से 27 सदस्य हमारे साथ हैं। तो कुल मिला के कहा जाए जो एटा का जो पूरा जो गणित है वो एक तरफा नज़र आ रहा है, जीत एक तरफा दिख रही है। हालांकि जो औपचारिक घोषणा है वो 3 बजे के बाद ही होगी, क्योंकि 11 से 3 तक ये वोटिंग होनी है। रेखा यादव के पति जोगेंद्र सिंह यादव अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ वारंट इशू है, तो ऐसे में वोट करने के बाद वो तो तुरंत यहाँ से निकल गए हैं। और एटा की बात की जाए तो एटा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी क्लियर मेजॉरिटी में रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा। प्रसपा से आई जो विनीता यादव हैं उनको यहाँ प्रत्याशी घोषित किया, और उसके बाद इस पूरे जो कहा जाए यहाँ कुल मिलाकर जो है यहाँ पर वोटिंग के समय पर जो राजनीतिक समीकरण है वो बदल रहे हैं, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन बात यदि एटा की करें तो यहाँ पर पंचायत सदस्यों के हिसाब से गणित क्या है, क्या समीकरण है, वो जानने के लिए रुक करते हैं मेरे सहयोगी राजेंद्र देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आशा दर्शकों को बताते हैं कि एटा में जब पंचायत चुनी गई तो उस वक्त सदस्यों की स्थिति क्या थी पार्टीवार। एटा में चुनाव के बाद की स्थिति क्या उभरी वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी का जिला एटा, 30 कुल सदस्य संख्या, जीतने के लिए 16 सदस्यों का समर्थन चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास 19, बहुमत से बहुत ज्यादा 16 चाहिए। समाजवादी के पास ऑलरेडी 19 सीटें हैं। विनीता यादव भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, रेखा यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के 19 सदस्य जीतकर पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो नितिन उपाध्याय खबर दे रहे हैं वो ये साबित करती है कि वहां पर स्थितियां बदल भी सकती हैं। वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत सदस्य हैं विनीता यादव, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और पति पत्नी प्रसपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चुनाव से पहले, और वो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बन गई।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। उनके मुकाबले में रेखा यादव समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के परिवार से हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। समाजवादी पार्टी ने 19 सीटें जीत ली हैं, 19 सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और अगर ये सभी वोट करते हैं तो जाहिर सी बात है रेखा यादव जीत जाएंगी। आस्था, बिल्कुल, आपने विस्तार से बताया कि एटा का गणित और सियासी समीकरण क्या कहता है। सीधे अब आपको ले चलते हैं स्नेहलता के पास। अयोध्या से एक ब्रेकिंग न्यूज उनके पास है। बिल्कुल आस्था, सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबर मिल रही है। झड़प हुई है, बैरियर के दोनों तरफ पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। झड़प रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। सपा के जिला पंचायत सदस्य मान सिंह का विरोध। सपा के सदस्यों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं मान सिंह, और ये इस वक्त की बड़ी खबर। और सीधा अपडेट के लिए रुक करेंगे, ऋषि गुप्ता हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। ऋषि, बताइएगा, तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कितने वोट यहां पर डाले जा चुके हैं? जी, आपको बता दें कि शांतिपूर्वक यहाँ पे वोट डाला जा रहा था, और सपा के जब कार्यकर्ता जब पहुंचे वोट डालने के लिए तो उनको मान सिंह है जो पुलिस में वांटेड चल रहे थे, तो भाजपा के लोगों ने उनका विरोध किया। साथ ही साथ जब विरोध करना किया तो वहाँ पे मारपीट का नौबत आ गई और पुलिस बल ने बल प्रयोग किया। साथ ही साथ ये बता दें कि भाजपा के लोगों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया है, लोगों को महिलाएं के ऊपर हाथ उठाए हैं, मान सिंह को मारा है, उनके कपड़े तक की फाड़ दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो पुलिस जो बल है वो नाकामी दिखाई दी, क्योंकि शांतिपूर्वक जो चुनाव चल रहा था, बैरियर तोड़ करके लोग चुनाव गेट तक ही पहुंच जाते हैं। तो झड़प को रोकने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग भी किया और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋषि। और अयोध्या की बात है तो यहाँ का गणित क्या कहता है, पंचायत सदस्यों के हिसाब से स्थिति क्या है, किसके बीच है मुकाबला, बताएंगे हमें राजेंद्र देव। बिल्कुल, अयोध्या का समीकरण अपने दर्शकों को बताते हैं। अयोध्या में हिंसक झड़प हुई, अभी आप बता रही थी आस्था, लेकिन वहां पर समीकरण है क्या? चुनाव जब हुए तो परिणाम क्या आए? अवध, अयोध्या 8 भाजपा के पास सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पास 17, बसपा के पास 4 और निर्दलीय 11। तो निर्दलीय यहां पर महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी 17 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी है। मुकाबला है यहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य तौर पर, और ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए, झड़प भी हो रही है, हिंसक झड़प। समाजवादी पार्टी के पास 17 सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सदस्य हैं। रोली सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, पूरा बाजार क्षेत्र से वो चुनकर आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, और भाजपा हाईकमान से अनुशंसा हुई उनके नाम की, तब जाकर वो जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी बनाई गई। उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी के इंदु सेन उम्मीदवार हैं। इंदु सेन प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, 17 सीटें उसके पास हैं, 11 निर्दलीयों के पास हैं। मुकाबला बहुत दिलचस्प और रोचक अयोध्या में आस्था। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प और रोचक मुकाबला अयोध्या में होने जा रहा है। लेकिन मथुरा से क्या खबर आ रही है? बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। जी स्नेहलता। बिल्कुल आस्था, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण वोटिंग के लिए रवाना हो गए। आपको बताया कि इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से, अपने काफिले के साथ जिला पंचायत सदस्यों को लेकर निकल चुके हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग के लिए लक्ष्मी नारायण अपने काफिले के साथ निकल पड़े हैं। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपने काफिले के साथ रवाना हो चुके हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण वोटिंग के लिए अपने काफिले के साथ निकल पड़े हैं, और ये तस्वीरें आ गई। तो मथुरा में किस तरह कैबिनेट मंत्री सदस्यों को लेकर वोटिंग के लिए निकले, वो तस्वीरें आपने देखी। लेकिन एक मिर्जापुर से भी ब्रेकिंग न्यूज हमारे पास है। स्नेहलता बताएंगी क्या है बड़ी खबर? स्नेहा। आस्था, देखिए, मिर्जापुर में एम्बुलेंस से वोट करने के लिए महिला सदस्य पहुंची हैं। वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य हैं अमरावती, और वो वोट डालने के लिए एम्बुलेंस से पहुंची है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी उनकी, बीमार चल रही थी, और वोट करने के लिए वो एम्बुलेंस से पहुंची है। खराब तबीयत के बावजूद वार्ड नंबर 3 से सदस्य हैं अमरावती, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच गई हैं। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं। तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है, लेकिन वोटिंग के लिए पहुंची हैं। ये तस्वीरें हैं मिर्जापुर से, एम्बुलेंस से वोट करने के लिए महिला सदस्य पहुंची। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, इसमें वार्ड नंबर 3 से सदस्य अमरावती वो मौजूद हैं, और वोटिंग स्थल पर पहुंच के अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस खुलता है और उनको सुरक्षित ले जाया जाता है। वो एम्बुलेंस से पहुंचकर वोट कर रही हैं।
मिर्जापुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। इस एम्बुलेंस के भीतर वार्ड नंबर 3 की सदस्य हैं अमरावती। बिल्कुल, तो स्नेहा आपने दिखाया कि कैसे तबियत खराब होने के बावजूद एम्बुलेंस के माध्यम से पंचायत सदस्य वोटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन उत्तराखंड में भी सियासी उठापटक और हलचल जो है वो जारी है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कुछ कह रहे हैं इस बीच। आपके नाम की चर्चा तो हो रही है सर दोबारा से। आप लोगों को खराब क्यों लग रहा है? एक सवाल भी हो रहा है। देखिए प्रदेश की जनता और सारे देश की जनता जानती है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया है ये अपरिहार्य परिस्थितियों में दिया है। एक संवैधानिक संकट ये उत्तराखंड की राजनीति में खड़ा हो गया था और इसलिए उनको मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ रहा है। जनता, उत्तराखंड की जनता शिक्षित जनता है, इसलिए उसको बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया मिलेगी। आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय काफ़ी अस्वस्थ थे, उनको कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी और इसलिए उनको उस समय वहाँ से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। फिर चुनाव जब कोई भी प्रत्याशी लड़ता है और विशेषकर जब मुख्यमंत्री लड़ते हैं तो उनके लिए बहुत कुछ सोच समझ के ही, क्योंकि तमाम तरह की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के ऊपर होती हैं, तो उस हिसाब से भी उनको चयन करना होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ने जैसे बताया कल कि कोविड के कारण खिलवाड़ कर रहे हैं आप लोग। अब हरीश रावत जी ने जो किया है वो वही दूसरों पर लागू कर रहे हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया के सामने आए, कई सारे सवाल उनसे पूछे गए और उन्होंने कहा कि अपरिहार्य स्थितियों में संवैधानिक संकट के चलते ये इस्तीफा दिया गया है और उत्तराखंड की जनता जो है वो शिक्षित है और उसको एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर लेगी। सवाल उनसे ये भी पूछा गया कि सीएम की रेस में आपका भी नाम फिर से लिया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बल्कि मीडिया पर ही उन्होंने चुटकी ली। और इस बीच वापस लौटेंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर। हमीरपुर से एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। बड़ी खबर क्या है स्नेहलता? बड़ी खबर बिल्कुल आस्था, हमीरपुर पर नजर डालेंगे आप तो पता चलेगा कि निषाद पार्टी के प्रत्याशी का प्रशासन पर आरोप लग रहा है। वो कह रहे हैं गड़बड़ी करके भाजपा के पक्ष में वोट करवाने की कोशिश की जा रही है। भाजपा प्रत्याशी के सामने सदस्यों से वोट करवाने का आरोप लगाया उन्होंने। सपा नेता वंदना यादव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर वोटिंग कराई जा रही है, लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी। आरोप बड़े लगाए जा रहे हैं कि हमारे सामने ही वोटिंग कराने के लिए कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और हमीरपुर से विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, बताइएगा क्या अपडेट? कलेक्ट्रेट के अंदर वोटिंग करवाई जा रही है, निषाद पार्टी के प्रत्याशी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर सुबह 11 बजे के बाद में वोटिंग शुरू हुई थी। हालांकि इसका अंदेशा पहले था दुष्यंत सिंह को, निषाद पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक हाईकोर्ट में अपील करके आदेश भी पारित कराया था, जिसके बाद में यहाँ पर एक पर्यवेक्षक को भी लगाया गया। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर दुष्यंत सिंह लगातार निकल करके अभी बाहर आए वोट करके। उसके बाद में प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ में बदतमीजी की जा रही है और जो दूसरे भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको अंदर बुला करके और लोगों की वोटिंग कराई जा रही है, जबकि उनको घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की मिलीभगत समझ आ रही है। अब ये आरोप मिथ्या है कि सत्य है, इस बात पर गहन चर्चा की बात है और जांच की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत सिंह जो है लगातार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों की वोटिंग करने का भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जालौन से भी हमें मिल रही है। क्या खबर है स्नेहलता? ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल आस्था, एक एक सीट पर हमारी नजर बनी हुई है और जालौन की बात करें तो बताएं कि 4 सदस्यों ने यहाँ वोट डाला है। कुल 25 सदस्यों को वोट डालना है, लेकिन अभी 4 सदस्य ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किए हैं। उर्मिला सोनकर ने वोट डाल दिया है। उर्मिला सोनकर विपक्ष की संयुक्त प्रत्याशी हैं। ज्ञान सिंह, निशा देवी, पुष्पेंद्र सिंह ने मतदान किया है, लेकिन अभी सिर्फ 4 लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने मतदान किया है और अभी 25 लोगों को वोट करना है आस्था और सिर्फ 4 लोगों का नाम सामने आया है। ये नाम इस तरीके से हैं जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी वोटिंग का इंतजार चल रहा है। ज्ञान सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, निशा देवी, ये नाम है जिन्होंने वोट कर दिया है। बिल्कुल, और यहाँ का सियासी समीकरण भी समझना बहुत जरूरी है। क्या कहता है सीटों और प्रत्याशियों के हिसाब से गणित, जानने के लिए रुख करेंगे राजेंद्र देव का।
बिल्कुल आस्था, अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि हमीरपुर और जालौन के सियासी समीकरण क्या है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के। हम बताएंगे एक एक करके कि चुनाव जब संपन्न हुए और जब परिणाम आए तो उस वक्त स्थिति क्या थी। चूंकि अभी तो वोटिंग चल रही है जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन उसके पहले स्थिति क्या थी। बुंदेलखंड का जिला हमीरपुर जीत के लिए यहां पर 9 सदस्यों का समर्थन चाहिए। कुल सदस्य हैं 17, समाजवादी पार्टी के पास 4, बीजेपी के पास 5, बसपा के पास 2। बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, 5 सदस्य हैं उसके पास। और कौन कौन मुकाबले में है? जयंती राजपूत भाजपा की उम्मीदवार हैं, दुष्यंत सिंह उनके मुकाबले में निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अभी आप बता रहे थे कि कैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में प्रशासन वोटिंग करवा रहा है। तो यहां पर मुकाबला है बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच में। दुष्यंत सिंह परिहार निषाद पार्टी के उम्मीदवार, वो मुकाबला कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार से। इंगोटा सीट से जिला पंचायत सदस्य चुने गए दुष्यंत सिंह, और उनके मुकाबले में जयंती राजपूत बीजेपी की कैंडिडेट हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आइए आपको बताते हैं कि जयंती कहां से जीती है। पिछड़ा वर्ग से आती है, पिछड़ा वर्ग की कैंडिडेट है, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद में बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 4 सीटें बीजेपी के पास हैं। अब आइए जालौन की स्थिति आपको बताते हैं। जालौन में समीकरण क्या है, जब चुनाव संपन्न हुए, जब परिणाम आए तो क्या स्थिति है। यह भी बुंदेलखंड का जिला जालौन। कुल सदस्य 25 और जीत के लिए चाहिए 13 सदस्यों का समर्थन। सपा के पास 4, बीजेपी के पास 6, बसपा के पास 7। तो बसपा सबसे बड़ी पार्टी है अगर सदस्य संख्या के हिसाब से देखा जाए, लेकिन बसपा को चुनाव नहीं लड़ना है अध्यक्ष पद का। तो मुकाबला यहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में यहां पर मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है। घनश्याम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, घनश्याम अनुरागी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए। 2009 में सपा के टिकट पर लोकसभा भी पहुंच चुके हैं, यानी लोकसभा सदस्य रह चुके हैं बीजेपी के प्रत्याशी। उर्मिला सोनकर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो मुकाबला कर रही हैं भाजपा के प्रत्याशी से। कांग्रेस नेता ब्रजलाल की पत्नी है उर्मिला, और मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। हम हमीरपुर और जालौन का समीकरण ये है। वापस चलते हैं आस्था के पास, बैक टू यू। बिल्कुल राजेंद्र, आपने विस्तार से हमीरपुर और जालौन का सियासी समीकरण और वहां का गणित समझाया, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज हमें मिल रही है, बड़ी खबर स्नेहलता के पास ले चलते हैं। आस्था दर्शकों को बता दें कि प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। सपा के 35 सदस्य एक साथ वोट के लिए पहुंच गए हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जीत के लिए 43 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। सपा का दावा है कि कुछ ही देर में 12 सदस्य और पहुंचने वाले हैं। सपा सदस्यों की एकजुटता से भाजपा में बेचैनी देखी जा रही है। तो प्रयागराज की तस्वीर कुछ इस तरीके से है। एक जत्था पहुंच चुका है वोटिंग के लिए और 12 सदस्यों का इंतजार हो रहा है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, सीधे स्नेहलता का रुख करेंगे उसके लिए। जी आस्था, देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। रेखा आर्या का बड़ा बयान सामने आया है, जहां कहते हैं सीएम बदला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहती हैं रेखा आर्या, नेतृत्व परिवर्तन के पीछे संवैधानिक संकट वजह है। इसके साथ ये भी कहती हैं कि ये परिवर्तन दुर्भाग्यपूर्ण है। रेखा आर्या का बड़ा बयान, जहां नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उन्होंने ये व्यक्त किया है कि ये संवैधानिक संकट तो है लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है। देहरादून से रेखा आर्या का बड़ा बयान, नेतृत्व परिवर्तन पर सवाल पूछने पर वो कहती हैं कि सीएम का बदला जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। संवैधानिक संकट का हवाला दिया जा रहा है। नेतृत्व परिवर्तन इसके पीछे की वजह बताई है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो रेखा आर्या ने ये जो बयान दिया है, उनसे विस्तार से बात की है एबीपी गंगा संवाददाता रवि कैंतोरा ने। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा है। उत्तराखंड में अब एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन के बाद नए मुख्यमंत्री की सुगबुगाहटें तेज हैं और कौन अब नया मुख्यमंत्री होगा, यानी कि 5 सालों में तीसरा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। मेरे साथ राज्य मंत्री रेखा आर्या हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से पहले तो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम जो हुआ है वो संवैधानिक बाध्यता के कारण में जो है ये घटनाक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना इस्तीफ़ा दिया गवर्नर को, तो उसमें भी इसी बात का उल्लेख है कि संवैधानिक बाध्यता के कारण उनको जो है किसी प्रकार से उत्तराखंड संवैधानिक संकट से ना गुजरे, उसके लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। और मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने आगे तय करा है, जो भी रणनीति तय करी है, उसके लिए तीरथ सिंह रावत जी ने भी अपनी बात कह दी है कि उसके अनुसार ही काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से प्रदेश के सभी विधायकगण हों या मंत्रीगण हों, जो केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार काम करें।
विधानमंडल दल की बैठक के बाद आज एक नया नेता का चुनाव होना है। वो देखने वाली बात होगी कि अब ये जो तीसरे सीएम के रूप में कौन प्रदेश को मिलने वाले हैं। सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुख करेंगे सहयोगी स्नेहलता का। बिल्कुल आस्था, दर्शकों को बताएं कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अजय भट्ट का बयान सामने आया है। केंद्र के फैसले को भाजपा के सभी लोग मानते हैं, ये कह रहे हैं अजय भट्ट। विधायकों में से ही नया सीएम होगा, ये भी साफ करते हैं। केंद्र के फैसले को भाजपा के सभी लोग मानते हैं और अजय भट्ट का कहना है कि विधायकों में से ही नए सीएम का नाम चुनना जाना है। नाम सामने आएगा तो विधायकों में से ही नया सीएम होगा और केंद्र की जो बात होती है वही भाजपा के सभी सदस्य मानते हैं, वो सर्वोपरि है। तो अजय भट्ट का बयान सामने आया है। इसी कड़ी में केंद्र के फैसले को भाजपा के सभी लोग मानते हैं और विधायकों में से ही नया सीएम होगा।